हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स की बात करेंगे। और लैंग्वेज में मैं आपको कुछ चीजें पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि लैंग्वेज में आप या तो साउंड के बेसिस पे बात करते हैं या लेटर्स के बेसिस पर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने कितने साउंड्स बताए थे आपको? 44 साउंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं, जिनमें से 24 कंसोनेंट साउंड्स होते हैं एंड 20 वाउल साउंड्स होते हैं। यदि मैं लेटर्स की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स में से 21 कंसोनेंट्स होते हैं एंड 5 वाउल्स होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था आपको, यदि हम ओरल मोड पर बात करते हैं तो हम दो स्किल्स का यूज करते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यहीं पर अगर हम रिटन मोड पे बात करते हैं तो दो स्किल्स और ऐड हो जाती हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लैंग्वेज स्किल्स आपकी चार होती हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और याद रहे ये इसी सीक्वेंस में चलती हैं। अब इनमें से हमने प्राइमरी स्किल्स कौन कौन सी बताई? प्राइमरी स्किल्स होती हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जो ओरल मोड पर होती हैं। सेकेंडरी स्किल्स ये होती है आपकी रीडिंग एंड राइटिंग। रिसेप्टिव स्किल्स जिनमें हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं आपकी लिसनिंग एंड रीडिंग, क्योंकि हम लिसनिंग में और रीडिंग में इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स रीइंफोर्समेंट स्किल्स या पूछी जाए एक्सप्रेसिव स्किल्स। तो इन तीनों का जवाब एक ही होता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्योंकि आप स्पीकिंग में और राइटिंग में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, और इन्हीं में आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है। अब हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में। देखिए, मेथड्स आपके वही अच्छे हैं जिसमें इन चारों स्किल्स पर इक्वल फोकस है, जिसमें किसी भी स्किल को इग्नोर नहीं किया जाता। कौन कौन से मेथड्स हैं, पहले आप वो समझें। मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, इसमें पहला मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड।
आप इसे ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड भी कह सकते हैं, और इसका एक और नाम है क्लासिकल मेथड। अगला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। अगला मेथड है इसमें डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, और एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। एक मेथड है बायलिंगुअल मेथड। और इसके अलावा एक मेथड इसमें और आता है एएलएम मेथड। एएलएम मेथड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड एक्टिव लर्निंग मेथड। वो हम इसे पढ़ते समय देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल मेथड या ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड के बारे में। इसके नाम से क्लियर है, क्लासिकल मेथड यानी ये सबसे पुराना मेथड है, और ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड इट मींस इसमें लैंग्वेज ग्रामर पर फोकस करते हुए ट्रांसलेशन के माध्यम से सिखाई जाती है। तो फर्स्ट थिंग, ओल्डेस्ट मेथड। ये इंग्लिश टीचिंग का सबसे पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज द ओल्डेस्ट वन, आंसर विल बी क्लासिकल मेथड और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। सेकेंडली, आपको इसमें ट्रांसलेशन की हैबिट डेवलप होने लगती है। हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन डेवलप्स। हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन डेवलप्स यानी जब इस मेथड से पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थी ट्रांसलेशन के बारे में सोचने लगता है। इसके अलावा इट इज टीचर सेंटर्ड। ये मेथड टीचर सेंटर्ड है, इसमें टीचर्स को हेल्प मिलती है, और जितने भी टीचर सेंटर्ड मेथड है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वो अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो हमें उन्हीं मेथड्स पे ज्यादा फोकस करना है जो चाइल्ड सेंटर्ड हैं, लेकिन यहां से प्रश्न बनते हैं इसलिए हमें पढ़ना है। तो ये मेथड टीचर सेंटर्ड है, सबसे पुराना मेथड है, इसमें ट्रांसलेशन की हैबिट डेवलप होती है। इंग्लिश फ्रेजियोलॉजी कैन बी
इजीली एक्सप्लेन। इस मेथड में इंग्लिश के फ्रेजेस, इंग्लिश के वर्ड्स को आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका कारण है कि इस मेथड में टीचर ट्रांसलेशन के माध्यम से बताता है, ट्रांसलेशन के माध्यम से बताता है तो मदर टंग का यूज करता है। और इट इज ऑब्वियस, यदि मदर टंग की सहायता से हम इंग्लिश के किसी फ्रेज को बच्चे को समझाएंगे तो उसकी समझ में जल्दी आएगा। जब इस मेथड से पढ़ाया जाता है तो इस मेथड में ओरल स्किल्स यानी लिसनिंग और स्पीकिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कह सकते हैं वो इग्नोर हो जाती हैं, ध्यान देते भी हैं तो बहुत कम। और इस मेथड की जो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट वो वर्ड है, क्योंकि आपका ट्रांसलेशन वर्ड से स्टार्ट होता है। आपको कोई वर्ड मिला राजा, आप उसी को ट्रांसलेट करेंगे किंग। इसके अलावा नॉट एप्लीकेबल इन हेटेरोजेनियस क्लास। हेटेरो का मतलब होता है विविधता से, यानी जब क्लास में विविध एबिलिटीज के बहुत सारी विविधताएं लिए हुए स्टूडेंट्स बैठे हों तो इस मेथड को अप्लाई नहीं किया जा सकता। और इस मेथड की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें मदर टंग का डोमिनेशन रहता है। मदर टंग इज डोमिनेटेड। इस मेथड में मदर टंग का डोमिनेशन है, जो इस मेथड की सबसे बड़ी कमी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, दैट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को और क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड दोनों सेम है। आपको यह बात याद रखनी है, ये जो डायरेक्ट मेथड आया है ये ट्रांसलेशन का ग्रामर मेथड के अपोजिशन में आया है, उसके अगेंस्ट एक रिवॉल्यूशन है। तो इट इज अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट क्लासिकल मेथड। इसने उसकी जो कमियां थी उस पर फोकस किया, जैसे मदर टंग इज नॉट यूज्ड। तो इस मेथड में मदर टंग का यूज नहीं होता है, यानी आप कह सकते हैं मदर टंग इज प्रोहिबिटेड, मदर टंग इज डिस्करेज्ड और मदर टंग इज नॉट यूज्ड। तो दिस मेथड रिफ्रेन्स फ्रॉम यूजिंग मदर टंग। इस मेथड में आप मदर टंग का यूज नहीं कर सकते। इसमें ओरल स्किल्स पर फोकस हो गया है,
क्योंकि क्लास में आप केवल और केवल टारगेट लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आपको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है तो आप केवल इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करेंगे क्लास के अंदर। जब आप क्लास के अंदर इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे तो टीचर आपको इंग्लिश में बोलेगा, आप उसको रेस्पॉन्ड इंग्लिश में देंगे, तो वहां पर लिसनिंग और स्पीकिंग इन दोनों पर आपका फोकस हो जाता है। रीडिंग और राइटिंग पर भी फोकस है लेकिन उतना नहीं है। ये हमें याद रखना है। दिस मेथड डायरेक्ट मेथड डजंट मेक लर्नर्स एबल टू यूज फ्रेजेस बाय देमसेल्व्स। यानी इस मेथड में जो लर्नर्स हैं वो अपने आप सेंटेंस क्रिएट करके नहीं बोल पाते हैं, वो पार्टिकुलर सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को रटते हैं। जितना उन्हें सिखाया जाता है वो उतना ही सीख पाते हैं। हालांकि जब इसमें कुछ और चीजें इमर्ज हुई हैं अब और इसका नाम भी बदल गया है तो अब ये मेथड इफेक्टिव हो चुका है। तो इस मेथड में जो बेसिकली आपका डायरेक्ट मेथड है उसमें लर्नर्स फ्रेजेस को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं है। यदि इस मेथड से बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो वो लर्नर अनमोटिवेटेड या डिमोटिवेटेड हो जाता है। वो इसलिए मेरे सामने कोई एक ऐसी लैंग्वेज में कुछ बोलता रहे लगातार जो मुझे नहीं आती, मुझे उसका एक वर्ड भी नहीं पता, तो क्या होगा मेरा? इट इज ऑब्वियस मैं डिस्करेज हो जाऊंगा, डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम इसमें बच्चों के साथ रहती है। तो यहां मदर टंग का यूज न किया जाना एक तरह से डिमेरिट भी हो जाती है। ये मेथड ओरल अप्रोच पे बेस्ड है। ओरल अप्रोच आप नाम से ही समझ रहे होंगे, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग से सिखाने की जो अप्रोच है उस पर यह मेथड बेस्ड है। इस मेथड में टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपकी ऑडियो सामग्री, वीडियो सामग्री या विजुअल डिवाइसेस लर्नर्स को मोटिवेट करने के लिए यूज की जाती हैं। क्योंकि यदि इस मेथड में आपने ऐसा नहीं किया तो लर्नर डिमोटिवेटेड ही रहेंगे और हमें उन्हें मोटिवेट भी करना है, तो इसके लिए हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको बच्चे को बनाना सिखाना है तो आप बनाने का कोई टॉय लेंगे या कोई चार्ट में उसको बनाना दिखा देंगे, इससे वो समझ जाएगा बनाना कैसा होता है और वो क्या है। इट इज नेचुरल। ये मैं पहले कह चुका हूं, इस मेथड का दूसरा नाम ही नेचुरल मेथड है। तो इट इज नेचुरल। नेचुरल इसलिए जब हम अपनी मदर टंग सीखते हैं तो वहां पर भी हम किसी अदर लैंग्वेज से हेल्प नहीं लेते हैं, वहां पर हम उसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। उसके जो भी वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं हम उन्हें यूज करना सीख जाते हैं एंड सो ऑन।
बाकी नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है डॉक्टर वैश न्यू मेथड। इस मेथड की खास बात यह है कि डॉक्टर वैश ने केवल और केवल रीडिंग पर फोकस किया है, और वो भी साइलेंट रीडिंग। तो इस मेथड में साइलेंट रीडिंग पर फोकस रहता है। This method favors the judicial use of mother tongue। इसका अर्थ यह है, इस मेथड में मदर टंग को प्रोहिबिट नहीं किया गया है। आप इस मेथड में मदर टंग का यूज कर सकते हैं, बट जुडिशियल यूज से मतलब है एस एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता हो तब आप मदर टंग का प्रयोग करें। इट इग्नोर्स अदर 3 स्किल्स। इसमें बाकी जो 3 स्किल हैं रीडिंग के अलावा, वो इग्नोर हो जाती हैं। कौन कौन सी स्किल हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। तो इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग इग्नोर हो जाती हैं। ये इसकी डिमेरिट है। इस मेथड में जो वोकैबुलरी सिखाई जाती है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे आधारित है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इसका अर्थ यह है कि बच्चे अपने विचारों का सृजन स्वयं करें। यानी इसमें बच्चों को कभी भी किसी भी पार्टिकुलर वर्ड का मीनिंग डायरेक्टली नहीं बताया जाता। उनसे कहा जाता है कि वो कॉन्टेक्स्ट को रीड करें, और कॉन्टेक्स्ट को रीड करने के बाद उस वर्ड के नियर बाय मीनिंग तक पहुंचने की कोशिश करें। इसकी एक दिक्कत यह भी है, इसका असेसमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइलेंट रीडिंग तब होगी जब बच्चा रीडिंग जानता होगा, और रीडिंग उसे आती या नहीं आती इसका अंदाजा हम तब नहीं लगा सकते जब बच्चे साइलेंट रीडिंग कर रहा हो। तो ये भी इसकी एक कमी थी। अब हम बात करते हैं अगले मेथड के बारे में, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड जो है ये डायरेक्ट मेथड का दूसरा रूप है, उसी को सप्लीमेंट करने के लिए आया था। So it was devised to supplement direct method और नेचुरल मेथड। ये डायरेक्ट मेथड के फेवर में है। बस इसमें जो नई चीज आई है हमें वो देखनी है, बाकी मेरिट डिमेरिट सब वही रहेंगी। और इसमें नई चीज क्या है? सब्स्टिट्यूशन टेबल।
यहां पर हमें याद रखना है सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स, यानी सब्स्टिट्यूशन टेबल के माध्यम से जो एक्सरसाइज दी जा रही है दैट हेल्प्स टीचर्स, इससे टीचर्स को हेल्प मिलती है किस चीज में, टू प्रोवाइड सफिशिएंट प्रैक्टिस टू लर्नर्स। अब वो लर्नर्स को प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट ड्रिल्स दे सकते हैं और उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करा सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको एक आसान टेबल देनी होती है और उसके बाद आप टेबल को कॉम्प्लेक्स करते हुए चले जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको इजारेंट का यूज सिखाना है, तो आपने एक टेबल बनाई, इस तरह से। अब यहां पर आप बच्चे को बता चुके हो कि किसके साथ इज आता है, किसके साथ आर आता है, किसके साथ एम आता है। अब आप कहते हैं कि इस टेबल से आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हो, मैक्सिमम सेंटेंसेस बना के बताइए। तो बच्चा बनाएगा ही इज राइटिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज गोइंग। इन द सेम वे सी इज राइटिंग, सी इज प्लेइंग, सी इज गोइंग, यू आर राइटिंग, यू आर प्लेइंग, यू आर गोइंग। अब यहां पर बच्चे को यह समझ में आ चुका है कि यहां जो वर्ब आनी है उसमें आईएनजी लगाना है। अब वो अपने आप भी यहां पर बाकी की और वर्ब्स ऐड कर सकता है एज ए सब्स्टिट्यूट, जैसे आई एम कमिंग, आई एम गेटिंग, आई एम रनिंग। तो यहां पर एक टेबल से काफी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो इससे स्ट्रक्चर्स को समझाना काफी आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले मेथड के बारे में, और अगला मेथड है बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल का एक नाम सैंडविच भी है। आप बायलिंगुअल मेथड को और क्या कह सकते हैं, सैंडविच मेथड। आपका जो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड था वो डायरेक्ट मेथड के फेवर में आया था, और जो बायलिंगुअल मेथड या सैंडविच मेथड है ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड यानी क्लासिकल मेथड के सपोर्ट में आया है। इस मेथड ने सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया जो कि डायरेक्ट मेथड और सप्लीमेंट मेथड के विरोध में है। ये मानना है इस मेथड का कि when a word or phrase can be taught easily using mother tongue, then creating situation to teach that particular word or phrase is a waste of time। यदि आप किसी भी वर्ड या फ्रेज को मदर टंग के माध्यम से आसानी से सिखा सकते हैं
तो उसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करना, समय को बर्बाद करना है। बाकी इसमें सैंडविच मेथड इसलिए कहा गया, इसमें सैंडविच टेक्निक अपनाई गई है। इट यूजेस सैंडविच टेक्निक। अब हमें यही देखना है, कमी और खासियत वही ट्रांसलेशन मेथड वाली होंगी कि इसमें नया क्या आया। तो नया आया इसमें सैंडविच टेक्निक। सैंडविच टेक्निक एक थ्री वे स्ट्रक्चर को लिए हुए है जिसे हम कहते हैं पीपीपी। प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। तो पीपीपी का अर्थ क्या है? प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। यहां पर ट्रांसलेशन आप करा रहे हैं, लेकिन यहां पर इस थ्री वे स्ट्रक्चर से फायदा ये हुआ कि जो मदर टंग डोमिनेटेड थी, अब उसका डोमिनेशन खत्म हो गया। वो इसलिए यहां प्रेजेंटेशन होगी आपकी टारगेट लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश। प्रैक्टिस होगी मदर टंग में, यानी फिर उस चीज को आप उसकी मदर टंग में समझा सकते हैं। और फिर लर्नर्स बाद में प्रोडक्शन भी किसमें करेंगे? टारगेट लैंग्वेज में। तो ये हमें याद रखना है, यहां प्रेजेंटेशन टारगेट लैंग्वेज में है, प्रोडक्शन टारगेट लैंग्वेज में है, और बीच में जो प्रैक्टिस है वो मदर टंग में है। तो इसमें मदर टंग का यूज है, बट दोनों लैंग्वेज हैं उससे भी क्लियर हो रहा है कि बाइलिंगुअल मेथड है। लेकिन दो लैंग्वेज आपकी ट्रांसलेशन मेथड में भी थी। अंतर यह कि उसमें मदर टंग डोमिनेटेड थी, यहां मदर टंग का डोमिनेशन नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं? टारगेट लैंग्वेज का। और यहां पर आप देखें, मदर टंग की हालत ऐसी है जैसे सैंडविच के बीच में आलू, इसीलिए हम इसको कहते हैं सैंडविच मेथड। अब हम बात करते हैं एएलएम मेथड के बारे में। एएलएम मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड है। कैसा है ये? स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड है और बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको एएलएम मेथड नाम दिया जाए तो बेस्ट मेथड हम एएलएम मेथड को कहेंगे। लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर दोनों ऑप्शन वो आ जाएं तो आप क्या करेंगे? पहला क्या होता है? मैंने ऑडियो लिंगुअल मेथड। एएलएम मेथड बेस्ट मेथड है, बट इसके अगर दोनों पार्ट्स एक साथ दे दिए जाए तो आपका एक है ऑडियो लिंगुअल मेथड और दूसरा है एक्टिव लर्निंग मेथड। तो आपको याद ही रखना है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड और एक्टिव लर्निंग मेथड में से अगर आपसे बेहतर मेथड पूछा जाए तो आंसर होगा आपका एक्टिव लर्निंग मेथड। एक्टिव लर्निंग मेथड इज द बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बच्चे को एक्टिव रख रहे हैं, बच्चा इसमें एक्टिव हो रहा है। और ये जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है उसका आधार कंस्ट्रक्टिविज्म है, संरचनावाद है, और वो यही कहता है कि बच्चे को आप एक्टिव रखें। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। अब हम बात करते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में। फोकस ऑन LSRW इक्वली। इसका अर्थ क्या है कि इस मेथड में जो आपकी
4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उन पर इक्वल फोकस है। इसको हम की फीचर कहते हैं, इसकी जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। इसमें की फीचर ये है कि न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। इस मेथड में जो आपका न्यू मटेरियल होगा उसे आप डायलॉग्स के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। यानी आपको जो भी पार्टिकुलर ग्रामर की एक्सरसाइज सिखानी है, लैंग्वेज की एक्सरसाइज सिखानी है, आप उसके लिए कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे और वो दो लोगों का कन्वर्सेशन करवाएंगे या कोई ऑडियो सुनवाएंगे या कोई वीडियो दिखाएंगे और उसके माध्यम से उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं एक्टिव लर्निंग मेथड, तो इसमें यही चीजें हैं, बस कुछ चीज ऐड हो गई हैं। वो क्या है? इस मेथड में वो स्ट्रेटजी यूज होती है जिनसे कि लर्नर एक्टिव रह सके, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसकी लर्निंग उतनी बेहतर होगी। तो यहां पर हमें याद रखना है दैट अ चाइल्ड मस्ट बी एक्टिव, और इसी तरह की स्ट्रेटजीज इसमें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। अब वो स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं वो आप देखिए। आप ऑडियो लिंगुअल मेथड का जो एडवांस रूप है एक्टिव लर्निंग मेथड, उसमें ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में बच्चा अपने आप एक्टिव होने लगता है। वहां पर जैसे ग्रुप में कोई किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आपकी डिबेट हो रही है या फिर कोई डिस्कशन चल रहा है, अब उस टॉपिक में एक ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल साइलेंट रहता है, लेकिन जब उसके अनुकूल कोई टॉपिक आता है तो वहां पर वो अपने आप बोलने लगता है, क्योंकि दूसरों को बोलते हुए देख करके उसे एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं भी बोलूं, मैं भी पार्टिसिपेट करूं, मैं भी अपने विचारों को दूसरों के सामने रखूं। तो जैसे ही उसे कोई फेवरेबल टॉपिक मिलता है वो तुरंत अपने विचारों को सामने रखने की कोशिश करता है। तो आप इसमें ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, डिस्कशन करवा सकते हैं, आप रोल प्ले करवा सकते हैं। रोल प्ले के लिए एक और बात याद रखें, रोल प्ले इज द बेस्ट वे टू टीच अ प्ले। यानी किसी भी प्ले को अगर आपको सिखाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है रोल प्ले। यानी आप बच्चों से कह दो कि आप इसको इनेक्ट करो, इसको परफॉर्म करो स्टेज पर, तो उससे पूरा का पूरा स्टोरी का प्लॉट उनके दिमाग में आ जाएगा। इसके अलावा आप इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसमें हर वो एक्टिविटी आ जाती है जिसमें कि बच्चा एक्टिव रह सके। तो आज आपके मेथड कंप्लीट हुए लैंग्वेज टीचिंग के। अब बाकी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के